करगिल के युद्ध में हमारे सैनिकों के साथ साथ अगर कोई एक और सुपर हीरो था तो वो ये बोफोर्स गन। अभी भी अगर आप करगिल द्रास की चोटियों के बीच इस बोफोर्स को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से इन चोटियों के बीच भी ये सीना ताने खड़ा है। लेकिन इसे यहां तक लाना वो भी अपने आप में रणनीतिक सूझबूझ का एक बेमिसाल नमूना था। उसके साथ ही जिस तरीके से हमारे सैनिक जब आगे बढ़ते थे इन चोटियों पर जहां न कोई आड़, वहां पर किस तरीके से वो अपना बड़ा कलेजा लिए हमसे बेहद करीब भी हमें आगे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। हमारी एक जान गई तो कई और खड़े हो जाएंगे। 3 जुलाई 1999 की शाम से ऐसी ही आर्टिलरी रहा था। जा रहे थे और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ रहे थे। गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी ताकि भारतीय जवान आगे न बढ़ पाएं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के ऊपर पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के टुकड़ियों का कब्जा था। युद्ध के शुरुआती क्षणों में येट सिख को यह कार्रवाई दी गई थी कि वो दुश्मन की नफरी तथा उनके डिफेंस तथा हथियारों के लेआउट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करे। परंतु दुश्मन की नफरी ज्यादा होने के कारण 8C को वापस बुलाया गया ताकि एक डेलिब्रेट प्लानिंग के साथ और डेडिकेटेड आर्टिस्ट सपोर्ट के साथ एक डेलिब्रेट अटैक लॉन्च किया जा सके। जो भी टास्क 8C को दिया गया था वो उन्होंने बखूबी निभाया तथा इस दुर्गम क्षेत्र में एक ऊंची मिसाल कायम की। उस रोज घने बादल छाए हुए थे। ग्रेनेडियर्स की एक घातक प्लाटून की अगुवाई लेफ्टिनेंट बलवान कर रहे थे। आज हमें टाइगर हिल का डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का चांस मिला हुआ है। यह की गई कार्रवाई में किसी भी जवान का कोई सवाल नहीं। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चढ़ाई कर रहे थे। वो रस्सी फेंकते, टेस्ट करते, ऊपर पहुंचते, फिर बाकी जवान आगे बढ़ते। घातक टुकड़ी किसी भी बटालियन की सबसे मेंटली और फिजिकली फिट जवानों की एक टोली होती है। इनको हाई दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है। जय दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर दुश्मन पर असल्ट करने के काबिलियत रखते हैं। जय स्मॉल टीम में ऑपरेट करते हैं तथा हर एक वेपन का फायर करना जानते हैं। प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि दुश्मन की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रेनेडियर यादव को भी हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। तीसरी रात जब सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत था। फिर चारों तरफ इधर उधर गए, हम देखा रास्ता कहीं है नहीं। फिर रस्सियों के सहारे, क्योंकि रस्सियां थी, रस्सियां फेंकी ऊपर पत्थर में, वो अटक गई। फिर धीरे धीरे चढ़ने। चोटी से केवल 60 मीटर पहले एक और मशीन गन ने अपना मुंह खोला। ग्रेनेडियर यादव को 5 गोलियां लगी। वो निढाल से हुए, फिर अपनी बेल्ट निकालकर हाथ पर बांधी। कभी बंदूक तो कभी अपने हाथों से दुश्मन को मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने अपने दम पर 3 में से 2 बंकर नष्ट कर दिए। इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो हम केवल 7 जवान चढ़ पाए थे, तभी उन्होंने फायरिंग खोल दिया। तो इतना जबरदस्त फायर हुआ कि 7 हम ऊपर रह के बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम से 8-10 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 फिर बंकर, और उधर से वो फायर करना शुरू किया। हम इधर से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं वो, लेकिन हमने भी सातों ने एक साथ आधाधुंध फायरिंग किया और उनमें 4-5 थे, वो चारों को मार दिया।
अब भी आखिरी पड़ाव से 50 मीटर की दूरी थी। गोलियों के बीच चलना मुश्किल था। अब ग्रेनेडियर्स की ओर से फिर आर्टिलरी फायर की गुहार लगाई गई। शेलिंग के बीच अपनी जिंदगी पर भी खतरा था, लेकिन दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। आर्टिलरी के साथ भारतीय वायुसेना के विमान भी जांबाजी दिखा रहे थे। गोलाबारी की जद में आने के खतरे के बावजूद भारतीय विमान बेहद नीची उड़ान भर रहे थे। दुश्मन के ठिकाने ढूंढ ढूंढ कर बम बरसा रहे थे।